अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द स्टोरी टेलर्स। यार, मैं देखती हूँ कि आप लोग मेरी कहानियाँ तो बहुत शौक़ से सुनते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ये थोड़ी ज़्यादती है ना। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही मज़ीद रूह कांप देने वाली कहानियाँ लाती रहूँ। तो अब मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मेरा नाम आसिम है। ये वाक़या मेरे और मेरे दोस्त के साथ उस वक्त पेश आया जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे। यूजुअली हम लोग हर साल यूनिवर्सिटी के दोस्त नॉर्दर्न एरियाज़ का विज़िट करते थे। इस दफ़ा हुंज़ा वैली जाने का प्लान हुआ। हमारा सफ़र लाहौर से शुरू हुआ। हमने लॉन्ग रूट से जाने का इरादा किया था ताकि वो ट्रिप ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकें, लेकिन हमें मालूम नहीं था ये रास्ता हमें एक ऐसे वाक़ये की तरफ ले जा रहा है जो हमारी कई रातों की नींद छीन लेगा और हमारी लाइफ में इस तरह असरअंदाज होगा कि हम उसके असीर बन जाएंगे। हमने रास्ते में बशियामपुर रुककर रेस्ट का इरादा किया था। वहाँ हमने एक सस्ते से होटल का इंतखाब किया। होटल सस्ता होने की वजह से बहुत गंदा था। बहुत ही अजीब सी स्मेल थी होटल में। बहुत ही अजीब बात यह थी कि उसमें कुछ लम्हों के लिए स्मेल बहुत ज़्यादा महसूस होती थी कि सर पर चढ़ने लगती और फिर एकदम वो स्मेल ख़त्म हो जाती। हम लोग काफ़ी सारे लड़के थे और होटल छोटा था। हमने 4 के ग्रुप बना लिए थे, लेकिन तभी एक रूम कम पड़ रहा था। हमने रिसेप्शन पर जाकर बात की तो उन्होंने हमें होटल की छत पर एक रूम बना हुआ था वो दिखाया। वो रूम बाकी रूम्स के मुकाबले में काफ़ी साफ़ था, इसलिए छत पर होने की वजह से भी हम लोग उस रूम में स्टे करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन जब हम रूम में एंटर हुए तो हम सबको एक बहुत ही अजीब सा एहसास हुआ। एकदम जुरजुरी सी आ गई। हमने अपना सामान रूम में रखा और तफरी की गर्ज से बाहर निकल गई। लेकिन सच ये था कि हमें इस होटल में बहुत घबराहट हो रही थी और हम बस इधर से बाहर निकलना चाहते थे। इसलिए बहुत थकन होने के बावजूद भी हमने मार्केट जाने का इरादा किया था। हम जितना वक्त गुजार सकते थे बाहर गुजारा और खाना खाने के बाद हमारी हालत तो खैर होने लगी। थकन से तो हमने होटल वापस जाकर सोने का इरादा किया। होटल पहुंचकर हम अपने अपने रूम्स में चले गए। मैं सबसे पहले अपने रूम की तरफ बढ़ा जो छत पर था, क्योंकि मेरे हाथों में कुछ सामान था जो बाज़ार से ख़रीदा था, तो मैं उसको रूम में रखना चाहता था। मैंने अपनी सोचों में गुम जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोला और लाइट जलाई तो मुझे ऐसा लगा जैसे रूम में एक हल्का सा धुआं है। ये धुआं कुछ ऐसा ही था जो बस एक लम्हे को ही मुझे नज़र आया है, और साथ ही बहुत ही ज़्यादा बदबू का झोंका मेरे पास से गुज़रता हुआ बाहर की तरफ चला गया। मैं कुछ सेकंड्स के लिए तो अपनी जगह फ्रीज़ हो गया था। फिर पीछे से मेरे दोस्त भी आ गए। मैंने हिम्मत की और रूम में दाखिल हो गया, लेकिन फ़िज़ा में अजीब सा बोझ हो गया था। थकन बहुत थी तो हम सब सोने के लिए लेट गए। मुझे बहुत थकन थी, लेकिन जो थोड़ी देर पहले मेरे साथ हुआ था उसने मेरी नींद उड़ा दी थी। मैं चाहकर भी आंखें बंद नहीं कर पा रहा था। अजीब सा खौफ था। ऐसा लगता था कोई मुझे देख रहा है। थोड़ी देर गुजरी होगी कि मुझे वही बदबू फिर से एकदम ही महसूस होने लगी और एकदम किसी के ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। मैं एकदम उठकर बैठ गया। एक लड़का जो फ्लोर पर लेटा हुआ था, उसकी टांगें थोड़ी सी हवा में थी और बाकी जिस्म बिल्कुल साकित, और वो नींद में ही चीख रहा था। हम बाकी 3 लड़के उसकी आवाज़ से उठ चुके थे। मैंने फ़ौरन आगे बढ़कर उसको शोल्डर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और मेरे दूसरे दोस्त ने भी चीखा और उसका नाम लिया ताकि वो नींद से जागे, लेकिन वो आंखें बंद किए ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। जब मैंने उसको शोल्डर से पकड़कर खींचा तो उसकी टांगें जो थोड़ी सी हवा में थी नीचे गिर गईं। इतने में हमारे रूम का डोर खुला और हमारे दूसरे दोस्त जो नीचे वाले रूम्स में थे वो अंदर आ गए। उन्होंने बताया कि उनको भी बहुत ज़ोर से लड़के की चीख सुनाई दी थी और सबके डोर्स पर नाक हुआ था, जिससे वो समझे कि हम में से किसी या होटल के किसी आदमी ने नाक किया है। बट हम में से किसी ने उनके डोर्स पर नाक नहीं किया था। ज़्यादातर लड़के रूम में जमा होना शुरू हो गए थे। हमारा वो दोस्त कुछ लम्हे के लिए तो होश में आया, लेकिन उसने फिर आंखें बंद कर ली। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। मैं उसको गोद में उठाकर नीचे की तरफ एक रूम में ले गया, क्योंकि ऊपर रूम में बदबू बढ़ती जा रही थी। एक लम्हे को महसूस होती, फिर ख़त्म हो जाती, फिर दोबारा महसूस होती और पहले से ज़्यादा।
ऐसा लगता जैसे कोई गोश्त सड़ रहा हो। जब मैं उसको नीचे रूम में लाया तो थोड़ी देर में वो जाग गया और उठते ही गले लगकर रोने लगा। हमने उसे पानी पिलाया, सिगरेट दी पीने को। वो बार बार गले लग जाता और मुझे महसूस हो रहा था कि वो कांप रहा है। उस वक्त हमने उससे कोई तफसील नहीं पूछी। सारी रात जागते हुए गुजर गई। रोशनी होते ही हम सब ने मशवरा किया कि हमें होटल से चलना चाहिए। यहाँ का माहौल बहुत खौफनाक है, मुस्तकिल दिल घबरा रहा है सबका। हमने वहाँ से निकलकर एक दूसरा होटल सर्च किया, क्योंकि थकन और नींद पूरी ना होने की वजह से ड्राइवर की हिम्मत नहीं थी कि वो आगे ड्राइव कर पाए। नाश्ता करने के बाद हमने उससे तफसील पूछी तो उसने बताया, बाज़ार से वापस आकर मुझे बहुत थकन हो रही थी। मैं जल्दी से सोना चाहता था तो तुम लोगों से पहले ही लेट गया था, लेकिन मुझे बेड पर सोने की आदत नहीं है, तो मैंने थोड़ी देर बाद फ्लोर पर ब्लैंकेट बिछाकर उस पर लेट गया। मेरी आंख लग गई। नींद में मुझे बहुत ही अजीब से ख्वाब आने लगे जो मुझे अब सही से याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि मैं बार बार उसी होटल में जहां हम रुके हुए थे उसकी छत से कूद रहा हूँ। मैं छत से नीचे कूदता हूँ और फिर दोबारा छत पर होता हूँ। बस यही रिपीट हो रहा था ख्वाब में। फिर मैं छत से कूदने के बजाय उस रूम की तरफ जाता हूँ जिसमें हम लोग रुके हुए थे। मैं डोर खोलता हूँ और अंदर रूम में खुद को ही फ्लोर पर लेटा हुआ पाता हूँ, और मैं अपने आप को रूम में लेटा देखकर बहुत गुस्से में आ जाता हूँ और मेरे जैसा जो फ्लोर पर लेटा है उसकी टांगें पकड़कर खींचकर रूम से बाहर करना चाहता हूँ। लेकिन हकीकत में मैं तो वो था जो रूम में लेटा हुआ था, और मुझे ये एहसास होता है कि मैं तो खुद फ्लोर पर लेटा हूँ और मैं होश में हूँ। मैं आंखें खोलना चाहता हूँ, मैं उठकर बैठना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं पूरी ताकत से चीखना चाहता हूँ कि कोई मेरी मदद को आए, लेकिन मेरा मुंह नहीं खुल रहा और एकदम ही मेरी चीख निकल जाती है, लेकिन मैं आंखें तब भी नहीं खोल पा रहा था। फिर मुझे किसी ने शोल्डर से पकड़कर खींचा और मेरी आंख खुल गई और मुझे तुम नजर आए। मैंने उससे पूछा कि क्या तुमको कभी उससे पहले ऐसा हुआ है, तो उसने कहा कि नहीं, ये लाइफ में पहली बार हुआ है। उससे पहले सिर्फ मैंने सुना ही था, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था कि चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। उसका कहना था कि ये सब उसने ऐसे ही महसूस किया है जैसे वो अभी जागते हुए मुझे महसूस कर रहा है। खैर, हम वहाँ से आगे बढ़ गए और अपना टूर मुकम्मल किया, लेकिन उस पूरे अरसे में मैं नोट कर रहा था कि वो लड़का मुसलसल परेशान रहा, और रात में भी जब आँख खुलती मैं उसको जागते हुए पाता। वापसी पर जब हम उस होटल के पास से दोबारा गुजरे तो हमें वहाँ यूनिवर्सिटी के ही दूसरे डिपार्टमेंट के दोस्त मिले जो हमारे बाद टूर पर निकले थे। हमारी उन लोगों से कुछ देर मुलाकात हुई। उन लोगों ने भी इसी होटल में स्टे किया हुआ था, लेकिन एक बात जिसने हम सबको चौंका दिया वो ये थी कि एक लड़का जो छत पर बने हुए उसी कमरे में रुका हुआ था, उसने होटल की छत से छलांग लगा दी थी रात में। छत ज़्यादा ऊंची ना होने की वजह से उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन वो ज़ख्मी हो गया था और अस्पताल में एडमिट था। मज़ीद ये कि उस लड़के का कहना है कि उसको कुछ भी याद नहीं है कि वो छत से कब और क्यों कूदा था। दोस्तों, आसिम की कहानी ने तो मुझे चौंका कर रख दिया। अब कभी आप लोगों का हुंजा वली जाना हो तो किसी भी ऐसे होटल में नहीं रुकिएगा जिधर आपको छत पर कोई रूम ऑफर करे। क्या मालूम ये वही हॉन्टेड होटल हो। कुछ महीने पहले की बात है, जब मैं नीलम वैली से वापसी पर मुजफ्फराबाद आ रहा था तो मेरा लोकल बस पर सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ, जिसके ड्राइवर बशीर भाई थे। बशीर भाई इन नहायत पुरखतर रास्तों पर बड़ी महारत से बस चला रहे थे। नीलम वैली से मुजफ्फराबाद का ये सफ़र तकरीबन 8.5 घंटे का है, जहाँ कदम कदम पर फितरत के हसैन मनाजिर मिलते हैं। बातों बातों में पता चला कि बशीर भाई इस रास्ते पर कई बार लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब तक जा चुके हैं। दौरान सफ़र मैंने यूं ही उनसे सवाल कर दिया कि बशीर भाई, आप 20 साल से इन पहाड़ी रास्तों पर बस चला रहे हैं, क्या कभी आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिसे आप कभी भला ना पाए हों? मेरी बात सुनकर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुए और फिर जो उन्होंने सुनाया वो अब आप मेरे अल्फाज में सुनिए। चंद माह पहले की बात है कि जाते हुए रास्ते में एक जगह बस की कमानियाँ टूट गईं, और जिस जगह बस की कमानियाँ टूटी उस जगह के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है। बस को ठीक होने में काफ़ी वक्त दरकार था, तो 20 से कम सवारियाँ होने की वजह से मैंने एक लोकल गाड़ी पर सवारियों को रवाना किया और ख़ुद उसके अंदर बैठ गया।
चंद लोकल लोगों ने मुझे कहा कि आप इस जगह ना रुके, बस अब कल ही ठीक होगी, रात का वक्त है, बस उसको यहीं खड़ा रहने दे। लेकिन मुझे मुनासिब ना लगा कि बस को वहाँ खड़ा कर दूँ, इसलिए बस के अंदर ही रात गुजारने का फ़ैसला किया। रफ्ता रफ्ता अंधेरा बढ़ने लगा और दरियाए नीलम, जो दिन के वक्त माँ के जैसी लोरी की आवाज़ में गुनगुना रहा था, रात की तारीकी फैलते ही दहशतनाक आवाज़ में चिंघाड़ने लगा। मंजर ऐसा कि अंधेरे के सिवा कोई सच्चाई नज़र ना आती थी और मैं बस की सीट पर बैठे बैठे ख़तरे की इत्तला देने लगी। एक सर्द लहर पूरे जिस्म में दौड़ी और सर्दी के बावजूद मेरे माथे से पसीने टपकने लगे। शायद बस में कुछ लोग सवार हुए, लेकिन इतनी रात को इस वीराने में बस पर कौन सवार हुआ है? एक लम्हे में ये सवाल और लोगों की इस जगह के बारे में कही हुई बातें मेरे जहन में गूंजने लगी। बशीर भाई, इस जगह रात अकेले रुकना ठीक नहीं है। काश कि मैं ये बात पहले सुन लेता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लोगों की मौजूदगी मेरे डर को बढ़ाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन मुड़कर देखने की हिम्मत ना हुई। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे हाथ पांव मेरी बजाय किसी और के काबू में है। लेकिन ये तो शुरुआत थी, और लेकिन जो होना था उसकी तवक्को तो शायद मेरे फरिश्तों को भी ना थी। अचानक से मुझे यूं लगा जैसे मुझे खींचकर पीछे ले जाने की कोशिश की जा रही है। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जमा करके पीछे देखा तो बस अंधेरे में सब्ज रंग की चमकती हुई आंखें मुझे देख रही थी और एक आंख मेरी बिल्कुल करीब मेरे पीछे ले जाने की कोशिश कर रही थी। मैं चीखना चाहता था और कुछ पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझ में ये करने की हिम्मत ना थी। इस तानामुनी में अचानक बस में ऐसा शोर हुआ जैसे कबड्डी के मैच में तमाशाई अपने पसंदीदा खिलाड़ी को दाद दे रहे हों। करीब था कि मैं बस का दरवाज़ा खोलकर छलांग लगा देता। एक आवाज़ आई, 1 5, 1 से 5 हो गई। रफ्ता रफ्ता मेरे जिस्म की ताकत वापस आने लगी, लेकिन ना ख़त्म होने वाला खौफ मेरे दिल में समा चुका था। इसके बाद मैंने सारी रात गाड़ी में जाकर गुजारी, बस के दरवाजे फिर से बंद किए और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल रात थी। ये वाक़या मेरे ख़ुद के साथ हुआ था जब मेरा दोस्त और उसकी फैमिली सैर के लिए हुंजा गए थे। रात का दूसरा पहर ख़त्म होने को था तो हम नारान से 12-13 घंटे का सफ़र करके अलियाबाद पहुँचे, जो कि हुंजा का एक पुरसुकून और पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। क्योंकि हुंजा के लोग सिर्फ दिन में काम करते हैं और वहाँ सर्दी भी इंतहा की होती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सन्नाटा और दहशत फैली हुई थी, और इसी वजह से हमें कमरा तलाश करने में काफ़ी दुश्वारी हुई। काफ़ी फिरने पर भी हमें होटल पसंद नहीं आ रहा था। देखते देखते हम एक रिजॉर्ट के बाहर पहुँचे, लेकिन सब सो चुके थे। उनको आवाज़ दी तो एक लड़का आया और हमें कमरे दिखाए जो हमें पसंद भी आ गए। सामान रखने के बाद हम अपने अपने कमरों में चले गए। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे खिड़की से मुझे कोई देख रहा है, लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने पर्दे ठीक किए और बाहर खड़ा होकर अपने दोस्त का इंतज़ार करने लगा ताकि हम खाना लाने जा सकें। इसी दौरान मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा हो और मुझे देख रहा है। मैंने इधर उधर अच्छी तरह देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। मैंने उसे अपना वहम तसव्वुर किया और हम खाना लेने करीमाबाद चले गए। वापस आकर हमने साथ खाना खाया, और जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो देखता हूँ कि मेरा सामान जहाँ रखा था वहाँ नहीं है। उनकी जगह तब्दील की जा चुकी है और सामान सलीके से रखा हुआ है। ये काम बेल बॉय का हो सकता है। मैं यही सोच रहा था कि अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर इतना सन्नाटा था कि अगर कोई सुई भी गिरे तो आवाज़ आए। अलबत्ता मेरी राहदारी के आखिर वाले कमरे की बत्तियां जल रही थी और बाहर एक जूता पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मैं घबरा गया, क्योंकि बेल बॉय के मुताबिक होटल पर सिर्फ हम ही थे। मैंने काफ़ी दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई नहीं आया और किसी की आवाज़ नहीं आई। अचानक से उसकी बत्ती बंद हो गई। मैं डरा और वहाँ से तेज़ तेज़ अपने कमरे की तरफ आने लगा कि अचानक मेरी नज़र राहदारी में लगे एक बड़े सींगों वाले मारखोर के सर पर पड़ी, जिसका मुंह मेरी तरफ ही था। और इसी समय नीचे से एक बिल्ली आई और मेरी तरफ देखते ही बहुत तेज़ी से मेरे पास से गुजरती हुई छत पर भाग गई, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मेरी तरफ देखते ही बहुत तेज़ी से मेरे पास से गुजरती हुई छत पर भाग गई, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
میں نے اپنے دوست کو بلایا اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ جب میرا دوست آیا تو وہاں کوئی جوتے نہیں تھے۔ اس نے مجھے دلاسا دیا اور بولا، میں تمہارے کمرے میں لیٹ جاتا ہوں۔ جو میری مصلحت سے نہیں سمجھا اسے واپس بھیج دیا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ میں اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایسا لگا کوئی میرے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے اور مجھے دبا رہا ہے۔ تھکاوٹ ہونے کی وجہ سے مجھے کافی سکون آیا، لیکن ڈر بھی انتہا کا لگا۔ جیسے تیسے کر کے میں نے رات گزاری اور صبح ہوتے ہی بیل بوائے کو بلایا اور تفصیلاً سب پوچھا، جس پر اس نے بتایا کہ یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم یہاں کئی سال سے ہیں، ایسا کوئی واقعہ ہمارے ساتھ یا یہاں آنے والے مہمانوں کے ساتھ کبھی نہیں ہوا۔ وہ ہمارے کمرہ چھوڑ جانے کی وجہ سے ایسا کہہ رہا تھا، کیونکہ ان مہینوں میں سیاح بہت کم جاتے ہیں۔ اور جب میرے سامان کا پوچھا تو اس نے بولا کہ یہ اسی کا کام ہے۔ تب میں نے اس کو اپنے کمرے میں جانے سے بالکل منع کر دیا، لیکن میں دروازہ کھٹکھٹانے اور بتیاں جلنے بجھنے والا معاملہ کیسے بھول سکتا تھا۔ خیر، ہم نے دن گزارا اور رات کو پھر سے میں اپنے کمرے میں گیا تو میرا سامان پھر سے سلیقے سے رکھا ہوا تھا، جس پر مجھے غصہ بھی آیا اور حیرانی بھی ہوئی کہ میرے منع کرنے کے باوجود بیل بوائے میرے کمرے میں کیوں آیا۔ کیونکہ رات ہو چکی تھی تو میں نے سوچا صبح پوچھوں گا۔ رات پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے ڈرتے ہوئے جب دروازہ کھولا تو وہی سناٹا اور اسی کمرے کی بتیاں جل رہی تھیں، جسے دیکھ کر میری سانس بند ہونے کو آ گئی اور حلق بالکل خشک ہو گیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا، لیکن ایسا احساس ہوا کہ کوئی اندر آیا ہے۔ میں نے آیت الکرسی اور کل پڑھنے شروع کر دیے اور بولا، تم جو بھی ہو چلے جاؤ یہاں سے۔ میں لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پچھلی رات کی طرح مجھے احساس ہوا کوئی میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہے اور مجھے دبا رہا ہے۔ وہ رات مجھے میری آخری رات لگی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے بیل بوائے کو بلایا اور تھوڑا غصہ کر کے بولا کہ میرے منع کرنے کے باوجود وہ میرے کمرے میں کیوں آیا۔ اس نے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی، لیکن میں کافی مصر رہا۔ تب اس نے بتایا کہ یہاں ایک روحانی مخلوق رہتی ہے جو کہ اس کے مطابق کبھی اس زمین کی مالکن ہوا کرتی تھی، لیکن وہ کسی کو پریشان نہیں کرتے اور نیک روح ہے، اور وہ بہت کم یہاں ہوتی ہے۔ گاہک نہ ہونے کی وجہ سے اسے ہم سے جھوٹ بولنا پڑا۔ پھر ہم نے وہاں سے جانے میں ہی بہتری سمجھی، کیونکہ ہنزا کے لوگ بہت مہمان نواز اور خوش طبیعت ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ مہمان نواز روح تھی جو آنے والے سیاحوں کا خیال رکھتی تھی، لیکن کبھی کبھی مجھے میرا وہم لگتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھیں آج کی ہارر سٹوریز۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں سپورٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کامنٹس میں بتائیں کہ اگلی کہانی کس موضوع پر سننا چاہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔